Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss about the past university questions of gastrointestinal tract (GIT) pharmacology. Let's start. First question: enumerate H2 receptor blockers. Describe their clinical uses. H2 receptor blockers को याद रखने के लिए निमोनिक है फ्रांसटिडीन, F for famotidine, R for ranitidine, A for A स्मॉल लिखा हो जिसका मतलब कुछ नहीं है, N for निज़ाटिडीन एंड C for साइमेटिडीन और टिडीन इन सब के साथ आ रहा है। तो इनका डिस्क्राइब द क्लिनिकल यूज एक्शन भी लिख दिया, इन्होंने पूछा नहीं हुआ। तो एक्शन तो H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट है और कंपेटिटिव एंटागनिस्ट है, फुली रिवर्सिबल। यूजेस इसके आ जाते हैं हमारे पास, इसको भी याद रखने के लिए निमोनिक ये याद रख लें, GPS डॉक्टर, G फॉर जर्ड गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर, और उसके बाद P फॉर पेप्टिक अल्सर, S फॉर स्ट्रेस रिलेटेड गैस्ट्राइटिस एंड D फॉर डिस्पेप्सिया। तो ये आपके पास आ गया इसके थेरेपेटिक यूजेस। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 2, सप्ली 2008 में आया हुआ है, 2008 में। तो ओमेप्राजोल का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, तो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन इसका डिटेल तो आपको समझने के लिए इस GIT के जो चैप्टर की मैंने वीडियो बनाई है उसमें आपको मिल जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे इन्होंने जितना पूछा हुआ है मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन मैं उतना आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये है हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेज, इनका ये ओमेप्राजोल ये है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर फैमिली से इसका ताल्लुक़ है। और इसका मैकेनिज़्म एक्शन आ जाता है हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेज फॉर्मिंग अ स्टेबल कोवलेंट बॉन्ड इरिवर्सिबली इनएक्टिवेटिंग दीज चैनल्स। मतलब ये ओमेप्राजोल अंदर आके उसके बाद इसने हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेज के साथ बाइंड हो जाना है और इन चैनल्स को इनएक्टिवेट करना है। और ये चैनल्स काम क्या कर रहे थे, एक्टिव सेक्रीशन करवाए थे हाइड्रोजन आयन की स्टोमक के अंदर HCl प्रोड्यूस करवाने के लिए। जब हाइड्रोजन आयन ही नहीं आएगा तो HCl ही प्रोड्यूस नहीं होगा, जिसकी वजह से एसिडिटी नहीं होगी। एसिडिटी को हम कम कर रहे हैं, तो इसका ये मैकेनिज़्म है। और इसके बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसमें भी यही निमोनिक याद रख लें, GPS डॉक्टर। तो इसमें जर्ड, P फॉर पेप्टिक अल्सर डिजीज़, ये अल्सर, S फॉर स्ट्रेस रिलेटेड अल्सर, और उसके बाद D फॉर डिस्पेप्सिया भी यहाँ पे लिख लें अगर नहीं लिखा हुआ। बाकी भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं, ट्रीटिंग इरोसिव इसोफेजाइटिस, ड्यूडेनल अल्सर्स और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ऑफ पैथोलॉजिकल हाइपरसेक्रेटरी कंडीशंस, एग्जांपल ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। उसके बाद reduces the risk of bleeding from ulcer caused by aspirin and other NSAIDs. Finally, they are used with antimicrobial regimes to eradicate H. pylori. और दूसरा इन्होंने पूछा हुआ मेटोक्लोप्रामाइड का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन जो है वो है D2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट है, इनहिबिट्स डोपामीन रिसेप्टर्स इन द कीमोटेक्टर ट्रिगर जोन, और इसके अलावा कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन एज वेल एज अदर एरियाज ऑफ ब्रेन। एज एन एंटागनिस्ट ऑफ डोपामीन रिसेप्टर्स इट प्रिवेंट्स द एक्टिवेशन ऑफ chemoreceptor trigger zone by most stimuli required for triggering a normal vomiting reflex. Thus this is used an एंटीमेटिक एजेंट। एक तो इसका फंक्शन है एंटीमेटिक के तौर पे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसमें सिर्फ इनहिबिट डोपामिन रिसेप्टर्स, उसकी वजह से दो फंक्शन आ रहे हैं हमारे पास, एक एंटीमेटिक एक्शन है, दूसरा प्रोकाइनेटिक एजेंट। प्रोकाइनेटिक एजेंट के तौर पे कैसे एक्ट कर रहा है कि इंक्रीज D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है GIT में, जिसकी वजह से इंक्रीज गैस्ट्रिक एम्प्टिंग हो जाती है और इंक्रीज इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
डिस्क्राइब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ प्रोकाइनेटिक एंड प्रोकाइनेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ द मेटोक्लोप्रामाइड। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है। इनहिबिट्स वोमिटिंग सेंटर एट कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, और प्राइमरी ब्लॉक्स डोपामीन D2 रिसेप्टर। इट अपीयर्स टू ब्लॉक, एक तो इसका D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहा है, दूसरा सेरोटोनिन रिसेप्टर को भी ब्लॉक करता हुआ नज़र आता है GIT में और CNS में। इट आल्सो इनहिबिट्स अफरेंट इम्पल्सिस फ्रॉम द गट। प्रोकाइनेटिक एजेंट के तौर पे मैंने आपको पहले बताया D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहा है, इंक्रीज गैस्ट्रिक एम्प्टिंग एंड इंक्रीज मोटिलिटी एंड इंक्रीज द टोन ऑफ द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। तो ये एडिशनल पॉइंट ऐड हो गया। उसके बाद नेम 2 ओपिएट्स यूज्ड एज एंटी डायरियाज। एंटी डायरियाज में ओपिएट्स जो यूज़ हो रहे हैं वो एक लोपरामाइड है और सेकंड डाइफिनॉक्सिलेट, नेम्स पूछे हुए हैं। उसके बाद मेजर इरिटेंट लेग्जेटिव्स, इरिटेंट या इसको स्टिमुलेंट्स के नाम से बुक में दिए हुए हैं, तो कैस्टोराइल, सेना, एलोई और बिसेक्पिडाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मेटोक्लोप्रामाइड। ये देख लिया हमने पिछले 2 क्वेश्चन में, यही पूछा हुआ है। उसके बाद इनोमिनेट कॉमन एडवर्स इफ़ेक्ट्स। एडवर्स इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं। पार्किंसोनियन सिम्टम्स, मतलब जब डोपामीन कम हो जाएगा, डोपामीन को हम रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहे हैं तो डोपामीन सही तरह एक्ट नहीं कर सकेगा, कम शो हो रहा होगा, जिसकी वजह से पार्किंसन के सिम्टम्स आएंगे, सिडेशन हो जाएगी, डायरिया और एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स। उसके बाद इनुमरेट 2 प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, राइट डाउन देयर मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का कोड यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। ओलपर पराजोल, ये ओमिप्राजोल, लेंसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल और रेबिप्राजोल और E फॉर एस्मोप्राजोल। ये 2 पूछे हैं तो 2 लिख दिए। इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने देख लिया है कि इनका जो मेन मैकेनिज़्म है ये हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज को ब्लॉक करते हैं। इस चैनल को ये आपके पास हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज को इन्होंने ब्लॉक करना है, और बाकी जो डिटेल मैकेनिज़्म कंसेप्ट बनाने के लिए वो आप इस चैप्टर की वीडियो में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम टाइम ज़ाया किए बगैर। हाउ डोमपेरिडोन इज़ यूज़फुल इन द ट्रीटमेंट इन डिफरेंट क्लिनिकल कंडीशंस। डोमपेरिडोन का हमने जो है ना पहले मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ज़हन में रख लें। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, D2 रिसेप्टर, डोपामिन को इस तरह लिखते हैं, D2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट या ये ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। और इसकी वजह से इसका एंटीमेटिक एक्टिविटी हम पीछे डिस्कस कर लें किस तरह होती है D2 रिसेप्टर्स ब्लॉक की वजह से, कि D2 डोपामिन का जो GIT पे इनहिबिटरी इफेक्ट है वो कम हो जाता है, उसकी वजह से उसकी वजह से मोटिलिटी बढ़ जाती है, और एंटीमेटिक एक्टिविटी जो है वो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन पे इसके एक्ट करने की वजह से है। तो उसके अलावा यूज्ड विद मेटोक्लोप्रामाइड प्लस साइक्लिजीन टू रिड्यूस नोजिया एंड वोमिटिंग, यूज इन जर्ड। उसके बाद यूज इन हाइटल हर्निया, कैन बी यूज्ड इन पार्किंसन डिजीज़। अब इसका जो है ना, इसका गोल्ड स्टैंडर्ड इसको कह लें कि इसका एक मेन फ़ायदा जो यहाँ पे हमें हो रहा है कि ये बिकॉज इट कैन नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। अब इसका एक्शन तो ये है कि डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही है। अब डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी तो
CNS में अगर ये ब्लॉक करेगी तो ये पार्किंसन के सिम्टम्स और ज़्यादा बढ़ा देगी। इसलिए क्योंकि ये ब्लड ब्रेन के बैरियर क्रॉस नहीं कर सकती, CNS में नहीं जा सकती, जिसकी वजह से ये ऐसे पेशेंट्स जिनको GIT से रिलेटेड इशू आ रहा है, मतलब जर्ड है उनको और एंटीमेटिक उनको इमेसिस हो रही है, तो उनको साथ पार्किंसनिज़म भी है, तो हम उन पेशेंट्स को ये डोमपेरिडोन दे देंगे, क्योंकि बाकी और कोई ड्रग हम उन्हें नहीं दे सकते। मेटोक्लोप्रोमाइड देंगे तो उसका हमने पीछे देख लिया एडवर्स के इफ़ेक्ट्स में पार्किंसन के सिम्टम्स उसमें अपीयर हो जाते हैं। तो इसका एक फ़ायदा ये आ गया कि इसको हम पार्किंसन के पेशेंट में GIT रिलेटेड इश्यूज़ के लिए दे सकते हैं। उसके बाद अफेक्टिंग इन द ट्रीटमेंट ऑफ पैरालिसिस, गैस्ट्रिक पैरालिसिस, इसमें जो है गैस्ट्रिक मसल्स की स्ट्रेंथ जो है वो लूज़ हुई होती है, वीक हो जाते हैं। और प्रमोट लैक्टेशन, ये लैक्टेशन भी करवाता है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि डोपामिन जो है वो प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करवाता है, तो अब हम डोपामिन को ब्लॉक करवा रहे हैं, तो जिसकी वजह से लैक्टेशन होगी, क्योंकि प्रोलैक्टिन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है वो लैक्टेशन करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मेटोक्लोप्रोमाइड, गिव इट्स कॉमन एडवर्स इफ़ेक्ट्स। ये हमने देख लिया, फिर पहले ही देख लिया। उसके बाद एडवर्स इफ़ेक्ट्स में सिडेशन, डायरिया, एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स पार्किंसन की वजह से, और जो है हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया ये बता दिया अभी, लीड टू गैलेक्टोरिया, और उसकी वजह से इसके अलावा डिप्रेशन, एग्रानुलोसाइटोसिस, हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म, न्यूरोलेप्टिक मेरिडियन सिंड्रोम, एकैथेसिया एंड टार्डिव डिस्काइनेसिया। ये सारे आप CNS के अंदर है, ये इसको पढ़ लेंगे कि किस वजह से होते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ ये याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ओमेप्राजोल विल एक्ट इन पेशेंट्स ऑफ एसिड पेप्टिक डिजीज़। ये बार बार आ रहा है, इसको एक दफ़ा यहाँ से रीड भी कर लेते हैं। बाकी जो है इसका डिटेल मैकेनिज़्म अलग से है। दिस एजेंट इज़ प्रो ड्रग्स विद एन एसिड रेजिस्टेंट एंटेरिक कोटिंग कर देते हैं टू प्रोटेक्ट फ्रॉम प्री मेच्योर डिग्रेडेशन बाय गैस्ट्रिक एसिड, ताकि गैस्ट्रिक एसिड की वजह से स्टोमक में उसकी डिग्रेडेशन ना हो जाए। द कोटिंग इज़ रिमूव्ड इन द अल्कलाइन ड्यूडेनम एंड द प्रोडक्ट अ वीक बेस, जो कि वीक बेस है, ये प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स जो हैं ये वीक बेसिस होते हैं, इज़ अब्जॉर्ब उसमें ड्यूडेनम में अब्जॉर्ब हो जाते हैं एंड ट्रांसपोर्टेड इन द पैराइटल सेल कैनालिकुलाई, देयर इट इज़ कन्वर्टेड टू एक्टिव फॉर्म, दैट इज़ इट इज़ ट्रांसपोर्टेड एंड कंसनट्रेटेड 1000 folds which reacts with the cysteine residue of the hydrogen potassium ATPase, forming a stable covalent bond irreversibly and inactivating these channels required for the active secretion of hydrogen ions for the production of HCl in the stomach. This helps the patient in avoiding acid or delivered एसिड डिराइव्ड पेप्टिक अल्सर, मतलब पेप्टिक अल्सर जिस एसिड की वजह से हो रहा है उस एसिड को कम कर देते हैं प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स। इनका मेन फंक्शन जो है हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेज चैनल जो है उसको ब्लॉक करवाना है। सिर्फ आपने यहाँ पे इतना भी लिखते हैं तो काफ़ी है। बाकी इसकी डिटेल अगर समझ आ जाती है तो वो आप सारी डिटेल लिख सकते हैं। बाकी भी जो कहानी लिखी हुई है ये इसको थोड़ा मॉडिफाई करने के लिए लिखी हुई है। मतलब आपने जो आंसर लिखना है फर्स्ट लाइन में हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेज इनहिबिटर या लिख देना है दीज ड्रग्स जो है इरिवर्सिबली ब्लॉक द हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेज इन द गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स। उसके बाद नीचे जो बाकी कहानी लिखी हुई है मैकेनिज़्म लिख सकते हैं नीचे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। कंपेयर मेटोक्लोप्रोमाइड विद डोमपेरिडोन। अब मेटोक्लोप्रोमाइड और डोमपेरिडोन दोनों ड्रग्स जो हैं D2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, इनको इन्होंने कंपेयर किया हुआ है। दोनों D2 रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स हैं, तो इसमें डिफरेंस क्या है इन दोनों में? क्रॉस मेटोक्लोप्रोमाइड और यहाँ पे ये डोमपेरिडोन यहाँ पे आ रहा है,
ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेता है, जिसकी वजह से CNS में इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं। डज़ नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, गिव CNS रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स, डज़ नॉट गिव, also used in migraine with other, also used in gastric paralysis and analgesic, can be used as post-operative and surgical antiemetic, cannot be used in Parkinson disease, can be used in Parkinson disease, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इसको। can promote lactation, ये भी can promote lactation। इसके अलावा एडवर्स इफ़ेक्ट्स में हम सारे लिख सकते हैं। सीडेशन, डिजीनेस, ये मेटोक्लोप्रोमाइड करवाता है, और ये जो है डोमपेरिडोन ये नहीं करवाते क्योंकि उसमें बाकी। इसके अलावा अगर मज़ीद ऐड करना चाहें तो पार्किंसंस के सिम्टम्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं, एक एकैथेजिया, डिस्काइनेजिया, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम वगैरह। तो ये सारी चीज़ें इसको बढ़ाने के लिए ऐड कर सकते हैं, और इसमें नो करते जाएँ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राइट द क्लिनिकल यूजेस ऑफ ओमेप्राजोल। तो ये वही याद रखने, GPS डॉक्टर, जर्ड, पेप्टिक अल्सर, स्ट्रेस रिलेटेड गैस्ट्रिक पैरालिसिस और या गैस्ट्रिक अल्सर, और उसके अलावा डॉक्टर डिस्पेप्सिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/3 ऑफ वेस्टर्न पॉपुलेशन इज़ सफरिंग फ्रॉम डिस्पेप्सिया and 50% of them are patient of GERD or acid peptic disease. Name various drug groups used in the treatment of acid peptic disease and give 2 examples of each group. ये सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसको याद करने के लिए। निमोनिक अगर वो ये है, हाय पापा, H2 receptor antagonist, P for proton pump inhibitor, A for antacids, and P for protective agents। protective agents में misoprostol, sucralfate और इसके अलावा कोलाइडल बिस्मथ, और A for antibiotics। classified drugs used for acid peptic disease। acid peptic disease के लिए वही जो हमने ऊपर डिस्कस किए, यही निमोनिक का नीचे भी लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अ यंग पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ एसिड हाइपरसेक्रेशन मतलब ज़्यादा हुई है सेक्रेशन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अल्सरेशन, मेल एब्जॉर्प्शन, प्रेजेंट्स टू योर क्लिनिक, ही इज़ डायग्नोज्ड एज अ केस ऑफ गैस्ट्रिनोमा हुआ है, इसको कैंसर हुआ हो गैस्ट्रिक सेल्स का, इसकी वजह से ज़्यादा ये प्रोड्यूस हो रहा है एसिड। यू प्रिस्क्राइब ओमेप्राजोल एज बीइंग एन एक्सीलेंट एसिड सप्रेसेंट, राइट डाउन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड टॉक्सिसिटी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पीछे देख लें इसका आंसर। और टॉक्सिसिटी जो है वो देख लेते हैं हम, इसमें क्या होगा। इसका डायरिया हो जाएगा, हेडेक, एब्डोमिनल पेन, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, हाइपोमैग्नीसीमिया विद सेकेंडरी हाइपोकैल्सीमिया, उसके अलावा रेस्पिरेटरी एंड एंटेरिक इन्फेक्शन, इंक्रीज सीरम गैस्ट्रिन, देख लिया वो गैस्ट्रिन ज़्यादा हुआ है पहले ही हमने। एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस, इसी आंसर को थोड़ा और मॉडिफाई करने के लिए मैं आपको बुक दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख लें कि एडवर्स इफेक्ट्स में एब्डोमिनल पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, इसके अलावा हाइपरगैस्ट्रीनीमिया, ब्लड में गैस्ट्रिन का ज़्यादा लेवल ज़्यादा हुआ है, और मे डिक्रीज द ओरल बायो अवेलेबिलिटी ऑफ विटामिन B12 एंड सर्टेन ड्रग्स दैट रिक्वायर एसिडिटी फॉर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन। और क्योंकि ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल GIT के एसिडिटी को कम करवा रहे हैं, एसिडिटी ज़्यादा कम हो गई तो वो ड्रग्स जिनको एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए है तो उनकी जो है उनका जो एक्शन मेटाबॉलिज्म वगैरह वो रुक जाएगा। उन ड्रग्स में क्या है, डाइजॉक्सिन, ये परफॉर्म सही नहीं कर सकें, कीटोकोनाजोल। पेशेंट्स टेकिंग
proton pump inhibitors may have a small increase in risk of respiratory and enteric infections. Respiratory and enteric infections भी हो सकती हैं इन पेशेंट्स में। ये आगे सारे एडवर्स इफ़ेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेम 2 ग्रुप ऑफ ड्रग्स यूज फॉर मोशन सिकनेस, राइट एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ईच। सबसे पहले आज एंटीकोलिनर्जिक्स, मस्करेनिक एंटेगनिस्ट। स्कोपोलामीन इसको ड्रग का नाम है, और एंटी मस्करेनिक है, एंटीकोलिनर्जिक और एंटी मस्करेनिक इसके एक्शन हैं, दोनों एक्शन हैं इसके। और इसके अलावा इसके एडवर्स इफेक्ट्स जो हैं, एट्रोपिन से याद रख लें, डम्बेल्स उसका हमने निमोनिक याद रखा था, इसे ड्राई माउथ हो रहे थे, इची आइज़, डोजीनेस, डिजीनेस, मेमोरी प्रॉब्लम, इची और स्किन रैश, रेस्टलेसनेस। और सेकंड जो है हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर, H1 ब्लॉकर, डाइफेनहाइड्रामीन, डाइमेनहाइड्रीनेट, ये दो ड्रग्स हैं और इनके साइड इफेक्ट सिडेशन, ऑटोनोमिक ब्लॉक, सीनस एक्साइटेशन, ड्राई माउथ, ब्लड भी हैं। इसमें कोई इतनी ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है समझाने वाली। नेक्स्ट आ जाते हैं, A patient presenting with vomiting and diarrhea was given ORS for rehydration and metoclopramide for control of vomiting. What is its mechanism of action and other clinical uses? ये हम पहले भी कर चुके हैं, दोबारा देख रहे हैं। It inhibits dopamine receptors in the chemoreceptor trigger zone of medulla area postrema, resulting in potent anti-nausea एंड एंटी इमेटिक एक्शंस। उसके अलावा एंटेरिक नर्वस सिस्टम में क्या करता है, इनहिबिटरी फंक्शन बाय इनहिबिटिंग कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन ऑफ स्मूथ मसल्स कंट्रैक्शन। स्मूथ मसल कंट्रैक्शन की जो इनहिबिशन हुई है उसको इनहिबिट करवाता है ताकि जो है स्मूथ मसल सही तरह प्रॉपर कंट्रैक्ट कर सकें। इट आल्सो ब्लॉक्स द डोपामीन रिसेप्टर इन द GI ट्रैक्ट। इन दिस वे रिजल्ट्स इन प्राइमरी प्रोकाइनेटिक एक्शन। प्रोकाइनेटिक एक्शन भी आ गया। इसकी वजह से क्या होता है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की टोन इंक्रीज, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर प्रेशर इंक्रीज, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग एंड इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। क्लिनिकल यूजेस क्या आ जाते हैं, जर्ड, impaired gastric emptying, non-ulcer dysphagia, postmortem lactation stimulation with combination of domperidone। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A 50-year-old male came to emergency department with severe burning chest pain radiating to his neck. His ECG was normal and test for troponin was negative। ये आपकी मिनी कैटजन की एक्सरसाइज का MCQ है। तो ट्रोपोनिन मतलब नेक में पेन है, सवेयर बर्निंग चेस्ट पेन, हमने उसकी वजह से ECG करवा ली कि इसको कोई हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ECG भी नॉर्मल आई, ट्रोपोनिन प्रोटीन जो है उसका लेवल भी नॉर्मल आया, बट H. pylori stool antigen was positive। H. pylori की इन्फेक्शन है उसको। Which different drugs therapies you can give to treat this patient? ड्रग थेरेपीज़ हमने बतानी है। ड्रग थेरेपीज़, अब पेशेंट जो है उसको एसिड पेप्टिक डिजीज़ है। एसिड पेप्टिक डिजीज़ के हमने पहले सारे ड्रग्स देखते हैं कि कौन कौन सी ड्रग्स हम एसिड पेप्टिक डिजीज़ में दे सकते हैं, तो पीछे भी डिस्कस कर लिया है इसको। उसके अलावा ट्रिपल रिजाइम फॉर इरेडिकेशन ऑफ H. pylori। H. pylori की इन्फेक्शन है, उसकी वजह से 2 वीक्स के लिए हम देंगे ट्रिपल रिजाइम। उसमें ये है कि PPI प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स देंगे, उसके साथ क्लैरिथ्रोमाइसिन और एमॉक्सोसिलिन या मेट्रोनिडाज़ोल। यूजुअली PPI के साथ प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स के साथ देते हैं हम क्लैरिथ्रोमाइसिन और एमॉक्सोसिलिन। जिन पेशेंट्स में पेनिसिलिन रेजिस्टेंस है उनको हम एमॉक्सोसिलिन की जगह मेट्रोनिडाज़ोल दे देते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ
क्लोप्रोमाइड। तो इसको बार बार हम कर चुके हैं, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यंग फीमेल स्टूडेंट कंप्लेंट्स ऑफ नाजिया, एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस एंड हार्ट बर्न आफ्टर ईच मील। हार्ट बर्न याद रखें, उसके अलावा एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस, नाजिया। क्लासिफाइड ड्रग्स अवेलेबल टू ट्रीट हर एसिड पेप्टिक डिजीज़। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड एनुमरेट एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, टॉक्सिसिटी और एडवर्स इफ़ेक्ट्स। ये भी हमने पीछे देख लिए हैं। नेक्स्ट आ जाए, एनुअल 2019 में आया हुआ है। राइट डाउन डिफरेंट फार्मूलेशंस ऑफ 5 अमीनो सैलिसाइक्लिक एसिड एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। डिफरेंट फार्मूलेशंस ऑफ 5 अमीनो सैलिसाइक्लिक एसिड एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन क्रोहन डिजीज़। पहले फार्मूलेशन डिफरेंट देख लेते हैं, जिसमें पेंटासा, असाकोल, लियाल्डा डिलीवर 5 अमीनो सैलिसाइक्लिक एसिड टू डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये मैं आपको दिखा देता हूँ बुक में कि किस तरह इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके अलावा बेलसालाजाइड, ओलसालाजीन, सल्फासालाजीन कंटेन 5 अमीनो सैलिसाइक्लिक एसिड बाउंड बाय एन एजो बॉन्ड with an inert compound. Other 5 amino salicylic acid molecule and another or सल्फापायरिडीन। मतलब कि जो है बेलसालाजाइड और ओलसालाजीन, सल्फासालाजीन जो है, इनमें एजो बॉन्ड बना होता है, जिसकी मदद से ये किसी दूसरे इनर्ट कंपाउंड के साथ बाउंड हुए होते हैं। मतलब हम देख लें एक साइड पे, ये देख लें एक साइड पे 5 अमीनो सैलिसाइक्लिक एसिड, इसके साथ एजो बॉन्ड की मदद से दूसरा कंपाउंड जो या तो इनर्ट कंपाउंड हो सकता है या कोई और 5 अमीनो सैलिसाइक्लिक एसिड हो सकता है उसका मॉलिक्यूल, या सल्फापायरिडीन हो सकता है। तो ये स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। अब मैकेनिज़्म जो है मेन जो इसमें पूछा, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन इन क्रोहन डिजीज़ है ये। तो इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो अकॉर्डिंग टू मिनीकेटजंग अनसर्टेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, क्लियरली नोन नहीं है, लेकिन कहते हैं कि मे इन्वॉल्व इनहिबिटिंग ऑफ द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन एंड इन्फ्लेमेटरी ल्यूकोट्राइन्स। इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स की प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है एंड इंटरफेयरिंग विद द प्रोडक्शन ऑफ इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस। मतलब कि जो हमारे पास क्रोहन डिजीज़ है ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है। अब इन्फ्लेमेटरी जो कंपाउंड्स हैं, साइटोकाइंस हैं, उनकी प्रोडक्शन को इनहिबिट करवा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे इन्फ्लेमेशन कम होगी और ये इसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे पास 2019 तक के पास्ट पेपर्स। इसमें एक चीज़ जो मैंने आपको दिखानी थी अभी, वो ये कि ये यहाँ पे डिफरेंट पोर्शंस दिखाए हुए हैं कि कौन सी ड्रग जो है कहाँ तक जो एक्ट करती है। पेंटासा ज्यूजिनम से लेके रेक्टम तक और इलियम से लेके रेक्टम तक, ये लियाल्डा, एसाकोल, इसी तरह सल्फासालाजीन, बेलसालाजाइड, ये सारे शो किया गया। 2019 का हमने देख लिया। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ 2021 का ये पेपर। इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, राइट डाउन अबाउट एंटीमेटिक सब क्लासेस विद देयर मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। एंटीमेटिक ड्रग की सब क्लासेस हमारे से पूछी हुई हैं। इसके लिए मैं आपको ये बुक पे लेके जा रहा हूँ। ये एंटीमेटिक ड्रग्स हैं। इसके लिए निमोनिक याद रख लें, चांद, सी या सी चांद, चांद को देख रहे हैं, सी फॉर सी चांद। इसमें हम सी फॉर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एच फॉर H1 हिस्टामीन एंटागनिस्ट। इसमें मेनली याद रखना सारे एंटागनिस्ट ही हैं मोस्टली। उसके बाद
another H for HT3 5-HT3 मतलब सीरोटोनिन एंटागनिस्ट। उसके बाद A फॉर एंटी मस्करिनिक, N फॉर न्यूरोकाइनिन 1 एंटागनिस्ट एप्रीपिटेंट इसका नाम है, और D फॉर D2 ब्लॉकर, इसमें फिनोथायाजीन्स हम दे रहे हैं, और अनदर C फॉर कैनाबिनॉइड्स ड्रोनाबिनोल। तो ये सारे इनके मतलब हमने नाम भी देख लिए और इन्हीं नामों से हमें पता चला है इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो ये एक और क्वेश्चन 2021 का भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है 2019 का सप्ली का पेपर है, उसमें क्वेश्चन नंबर 8 ये आप देख सकते हैं। पेशेंट प्रेजेंट्स विद मॉडरेटली सिवियर डायरिया विद ब्लड एंड म्यूकस टूल माइक्रोस्कोप इज पॉजिटिव फॉर एंटामीबा हिस्टोलिटिका and he is prescribed metronidazole and diloxanide furoate combination. Describe the mechanism of action of metronidazole. Enumerate its other uses and adverse effects. Which of the two prescribed drugs will eradicate the cysts of the causative organism? इन्होंने यहाँ पे GIT से पूरा क्वेश्चन नहीं आना होता ना, इसलिए GIT और एंटी प्रोटोजोल ड्रग को एंटी प्रोटोजोल ड्रग को इकट्ठा मिला के क्वेश्चन बनाया हुआ है। हम GIT कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे मेट्रोनिडाजोल का एक्शन लिख देना, जो कि हम पहले बार बार कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएं, ये है हमारे पास एनुअल 2020 का पेपर। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट A जिसमें पूछा हुआ है एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आल्सो एनलिस्ट देयर अदर क्लिनिकल यूजेस। ये हम पहले कर रहे हैं तो इसलिए नो नीड टू वरी। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये सप्ली 2020 का पेपर है, इसमें देख लें क्वेश्चन नंबर 6 का अल्फ़ा ए पार्ट। इसमें क्लासिफाइड एंटीमेटिक्स ये हमने अभी कर लिया है 2021 के एनुअल में, और हाउ द कीमोथेरेपी इंड्यूस वोमिटिंग इज़ कंट्रोल्ड। कीमोथेरेपी इंड्यूस वोमिटिंग के लिए हमने दो तरह की दो ड्रग्स, एक तो सीरोटोनिन रिसेप्टर्स 5-HT3 रिसेप्टर्स एंटागनिस्ट, ये जो हमारे पास मैं आपको दिखा देता हूँ। ओंडेस्टिरोन ये जो है प्रिवेंशन ऑफ कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड और रेडिएशन इंड्यूस्ड पोस्ट ऑपरेटिव नोज़िया एंड वोमिटिंग। उसके अलावा कैनाबिनॉइड्स भी दे सकते हैं, इज़ अवेलेबल फॉर यूज़ इन कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोज़िया एंड वोमिटिंग बट इट इज़ एसोसिएटेड विद CNS मारिजुआना इफ़ेक्ट्स। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से हम मेनली इसको कंसीडर करते हैं सीरोटोनिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट 5-HT3 रिसेप्टर एंटागनिस्ट। तो इस तरह आपके ये पास्ट पेपर्स कंप्लीट हो गए। ये 2007 से लेके हमने 2021 के एनुअल पेपर तक हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।